31 साल से माठ की जनता एक व्यक्ति को चुनती चली आ रही है और परिणाम क्या है? शून्य। उनका कहना है कि जितना काम माठ विधानसभा तहसील में हुआ है वो किसी तहसील में नहीं हुआ है। देखिए, वो झूठ की मशीन है और झूठ की दुकान चल रही जितनी चलनी थी। अंत समय राजनीतिक रूप से आप पिछली बार तो जैसे तैसे करके वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। मैं उस जीत को जीत नहीं मानता, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही थोड़ी बहुत, कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। 400 वोट से जीते हुए व्यक्ति को मैं जीता हुआ नहीं मानता। कि गठबंधन में अगर वहां पर 2 जाट कैंडिडेट आते हैं तो ऐसे में आपके लिए कितनी चुनौती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। आरएलडी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक जाति के ऊपर चलने वाली पार्टी है और ये सब एक होकर के केवल सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, इनके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। मथुरा की माठ विधानसभा सीट पर भाजपा के भी कई दावेदार हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश चौधरी भी माठ विधानसभा से अपनी प्रबल दावेदारी बता रहे हैं। न्यूज से हुई खास बातचीत में राजेश चौधरी ने न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर तीखी टिप्पणी की, बल्कि स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर बरसे। देखिए खास बातचीत। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं और प्रत्याशी भी अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव में सब कुछ संभव भी होता है। हर प्रत्याशी की तमन्ना होती है वो चुनाव भी लड़े और जीते भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश चौधरी साहब, जो कि संगठन के कार्य भी देखते हैं, लेकिन चर्चाओं में इसलिए भी हैं आज कि वो माठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के आवेदक प्रत्याशी के रूप में भी हैं। लगातार उनकी बैठकें भी चल रही हैं। लेकिन सबसे हम यहाँ स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि माठ से ही करते हैं, क्योंकि माठ से बिलोंग करते हैं। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है और आपकी गतिविधियाँ लगातार माठ विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं, कितनी प्रबल दावेदारी है कि राजेश चौधरी दरबार माठ से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा दल है जहां पर कार्यकर्ता का निर्माण होता है। अब राजेश चौधरी आपके सामने बैठ करके प्रवक्ता के नाते इंटरव्यू दे रहे हैं, तो राजेश चौधरी ऐसे ही नहीं बन गए। कभी बहुत छोटे कार्यकर्ता थे पार्टी के, काम करते करते अनुभव के साथ आज बढ़े। यदि पार्टी कहेगी तो जो आदेश पार्टी का होगा सब स्वीकार है। यहाँ तो संगठन निर्णय करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। अब किसी भी पार्टी का आप लो, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो व्यक्तिगत एक निर्णय होगा, एक अखिलेश यादव जी का। आरएलडी की बात करेंगे तो जयंत चौधरी का निर्णय होगा। बसपा की बात करेंगे तो मायावती का निर्णय होगा। बीजेपी की बात करेंगे तो वहाँ सामूहिक नेतृत्व है। एक व्यक्ति कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। सब लोग संगठन बैठ करके पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रदेश के लोग, जो उपयुक्त कार्यकर्ता लगता है कि ये सफलता पार्टी को दिला सकता है, उस पर दाव लगाते हैं और जो निर्णय होगा पार्टी का वो सर आंखों पर। अगर माठ से राजेश चौधरी भाजपा के कैंडिडेट होते हैं तो उनकी जीत का समीकरण क्या होगा? देखिए, ये एक काल्पनिक प्रश्न है। सबसे बड़ा जो जीत का प्रश्न होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी होगा। 5 साल जो काम किए हैं जनता के बीच जाकर के, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और मोदी जी की हवा बह रही है, जो आज माहौल देख रहे हो, और माठ एक अलग प्रकार का क्षेत्र है। आप देखिए, मैं किसी की आलोचना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं करूंगा, पर सत्य ना कहूं ये भी एक गलत बात होगी। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति 31 साल से माठ क्षेत्र में विधायक है और सत्ता में स्थायित्व तो होना बड़ा आवश्यक होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। कल्पना करिए, मोदी जी दोबारा यदि शासन में नहीं आए होते 2019 में, तो जो विकास आज हो रहा है पूरे देश के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगती। 31 साल से माठ की जनता एक व्यक्ति को चुनती चली आ रही है और परिणाम क्या है? शून्य। बदहाल माठ, बेहाल माठ, बेरोजगारी माठ में। यदि योगी जी की सरकार के कार्यकाल को आप छोड़ दो तो सड़कें टूटी हुई थी। 70 साल हो गए जी देश को आजाद हुए, हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए। क्या उपलब्धि है 31 साल की? मैं तो पूछना चाहता हूं क्षेत्रीय विधायक से, कितने बड़े उद्योग धंधे आपने लगा दिए, कौन सी फैक्ट्री आपने लगा दी? ये तो नोएडा से जुड़ा हुआ एरिया है पूरा माठ का। आज आप जाकर के देखिए ना, सुबह सुबह 6 बजे कितने भाई चौकीदारी करने के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, गार्ड की नौकरी करने के लिए नोएडा जा रहे हैं। दिया क्या है क्षेत्र को? कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दें, कहीं कोई राजकीय विद्यालय बनाया हो तो बता दें, कहीं कोई स्टेडियम का निर्माण किया हो तो बता दें। क्षेत्र को बदहाल और बेहाल करके
अपना माला माल होने का काम विधायक ने किया है। उनका कहना है कि जितना काम माड विधानसभा तहसील में हुआ है वो किसी तहसील में नहीं हुआ है। देखिए, वो झूठ की मशीन है, उनसे बड़ा झूठा कोई नेता उत्तर प्रदेश के अंदर आज नहीं है। और झूठ की दुकान चल रही जितनी चलनी थी, अंत समय राजनीतिक रूप से आप पिछली बार तो जैसे तैसे करके वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। 432 से जीतना, आज आप ग्राम पंचायत जाबरा का देखो 2200-2500 वोट से विधायक जीता है। मैं उस जीत को जीत नहीं मानता, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही थोड़ी बहुत। हम अब क्या कारण रहा, हम जनता के बीच 5 साल रहे और उस कारण को जानने की कोशिश की और दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। 400 वोट से जीते हुए व्यक्ति को मैं जीता हुआ नहीं मानता। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप इतना दावा कर रहे हैं, लेकिन 8 बार चुनाव जीतना अपने आप में छोटी बात नहीं है। देखिए, अगर उन्होंने विकास नहीं कराया है तो 8 बार कैसे जनता ने उन्हें चुना? देखिए, 65,400 वोट पा करके वो आज इस क्षेत्र के एमएलए हैं। दूसरे नंबर वाले को 65 मिले, तीसरे नंबर वाले को 59 समथिंग मिले, चौथे नंबर पे आया मुझे 13-14 हजार वोट मिले। 65,000 वाला एमएलए और उसके खिलाफ 1,40,000 वोट पड़ा है। 1,40,000 जनता का मानस समझिए। वो 1,40,000 वोट के मन में एक उद्वेग है, वो चाहता है इस बार ध्रुवीकरण होगा। ध्यान रखना, जिस तरह से एक वर्ग विशेष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालता है, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, माफिया हो, वो उसी तरह से वो 1,40,000 वोट परिणाम निकालेगा मित्र। निश्चित रूप से परिणाम आने वाला और अच्छा सुखद परिणाम मार्ट के अंदर आएगा। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं आपकी बड़ी करता हूं, लेकिन आरएलडी और सपा का गठबंधन है और गठबंधन के अतिरिक्त आपके लिए बसपा भी वहां पर चुनौती है। गठबंधन कितना चुनौती है, क्योंकि वहां योगेश नौवार भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी वो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। मेरा सवाल इसलिए भी है कि गठबंधन में अगर वहां पर 2 जाट कैंडिडेट आते हैं तो ऐसे में आपके लिए कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। आरएलडी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक जाति के ऊपर चलने वाली पार्टी है। और दूसरी बात, आप गठबंधन का प्रश्न आपने किया है। 2019 से बड़ा गठबंधन इस देश में नहीं हो सकता है। आप सोचिए, आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तीनों ने मिलकर के मोदी जी को चुनौती देने का काम किया। हमारा लक्ष्य था कि 50% से अधिक वोट हम पूरे देश के अंदर हासिल करें और वो हमने करके दिखाया। उसी का परिणाम है कि 63 सीट हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर आई। उसी तरह से मार्ट के अंदर कम से कम 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये अवसरवादी लोग हैं, ये सब एक होकर के केवल सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, इनके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। और बसपा की यदि बात कर रहे हैं तो मायावती तो दूर दूर तक कहीं नजर चुनाव में आ नहीं रही है। अपने दम पे यदि वो क्षेत्रीय विधायक चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें तो हिसाब देना पड़ेगा। आपने दिया क्या है नौजवानों को, आपने दिया क्या है महिलाओं को, आपने दिया क्या है क्षेत्र के वासियों को, ये तो हिसाब पूछेंगे। एक्सीडेंटल विधायक को जाना ही होगा निश्चित रूप से। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि गठबंधन मार्ट में आपके लिए कितना चुनौती है, और गठबंधन में भी अगर सपा के खेमे में सीट जाती है तो वो कितनी चुनौती है, अगर आरएलडी के खेमे में वो सीट जाती है तो वो कितनी चुनौती है। क्योंकि सपा से संजय लाठर भी वहां से तैयारी कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां भी तेज लग रही हैं मार्ट में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। मार्ट में विधायक चुनने के लिए केवल चुनाव नहीं है ये। योगी जी को जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, अखिलेश यादव को बनाना चाहेगी या मायावती को बनाना चाहेगी, 3 ही तो उम्मीदवार हैं। आरएलडी तो 1-2 सीट जीत के गलती से आ भी गया तो कहाँ है, उसे तो किसी न किसी के पीछे जाकर के लाइन में खड़ा होना है। और योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, आपने देखा ना, अभी आकर के 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके वो मार्ट में ही गए। मार्ट हमारे लिए चुनौती है और ये चुनौती हमें स्वीकार है। और सामने कौन आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से पहलवान अपना जब जाकर दंगल में खड़ा हो जाता है तो कोई भी आ, उसकी कोई परवाह नहीं है हमको। हम विजयी होंगे निश्चित रूप से, मेरा ये दावा है। मेरी बात आप नोट कर लेना, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और यहाँ से व्यक्ति जाकर के जीत के विधानसभा में योगी जी के लिए कमल का फूल भेंट करेगा निश्चित रूप से। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं को इस तरीके नजरिए से देखती है कि वो हिंदू नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव की स्थिति तो बड़ी हास्यास्पद है। वो भी सरकार में थे, ये अलग बात है कि वो अपने कारण से सरकार में नहीं थे। वो अपने बाप की कमाई को लेकर के सरकार में आए। 2012 में मुलायम सिंह जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। वो उन्होंने नारा दिया था, चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर। उसके बाद मायावती आई, मायावती के बाद 2012 में मुलायम सिंह आ गए और मुख्यमंत्री बना दिया अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव ने 5 साल तक काम किया।
क्या किया उन्होंने? देखिए ना, अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। वो हज हाउस बनवा रहे थे, वो सैफई के अंदर नृत्यांगनाओं का डांस करा रहे थे, 450 करोड़ रुपया केवल डांस में खर्च कर रहे थे जी। आप देखिए ना, वो जाकर के कब्रिस्तान का निर्माण करा रहे थे। यदि कोई लड़की हाई स्कूल पास करके आ रही है तो वो मुस्लिम है तो उसे 30,000 रुपया मिलेगा। हिंदू की ने क्या बुरा किया था, उसे क्यों नहीं दे रहे थे भाई? तो ये हिंदू मुसलमान तो वही करते हैं। आज देखिए ना, अभी कुछ दिन पहला बयान अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा कि जिन्ना और सरदार पटेल समान थे। इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है? जिन्ना इस देश का विभाजन करने वाला, इस देश को तोड़ने वाला व्यक्ति, हर भारतवासी जिन्ना से घृणा करता है, हर भारतवासी उससे नफरत करता है। वो जिन्ना समाजवादी पार्टी का आराध्य है, उनका प्रेरणा का स्रोत है। तो हिंदू मुस्लिम वही करते हैं। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। सरकार में आते ही सबसे पहले उन्होंने एक आतंकवादी से मुकदमा वापस लेने का काम किया है। केवल क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आता था और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आजकल बड़ी डिबेट में आप जा रहे हैं। किसान आंदोलन करीब 1 साल के करीब तक चला, गठबंधन हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किसान आंदोलन आपके लिए कितना प्रभावित कर सकता है आपके वोट को? देखिए, उसको मैं पहले दिन से कहता रहा, वो राजनीतिक आंदोलन था। आपने देखा, अभी परसों तरसों फोटो देख रहा था मैं किसी समाचार पत्र में, उसमें 22 किसानों के संगठन बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे पंजाब का। वो राजनीतिक लोग थे, सब राजनीति से प्रेरित आंदोलन था। हाँ, एक बात सही रही कि वो किसानों को बहकाने में कामयाब हुए, किसानों के एक वर्ग को वो बहकाने में कामयाब हुए, पर राजनीति करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव तो चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है और अधिक से अधिक वोट हासिल करके बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करती है। 2 बार से आपने नौजिल के प्रमुख पद पर कब्जा किया है। इस बार का चुनाव आपका बड़ा चर्चाओं में रहा। आखिर इतना चर्चाओं में क्यों आया कि बार बार वोटिंग होनी पड़ी और फिर परिणाम आपके फेवर में ही आया? देखिए, यदि वो चुनाव की बात करें तो हर व्यक्ति को ये लग रहा था कि राजेश चौधरी की पत्नी दोबारा से ब्लॉक प्रमुख बन गई तो हमारी सीट गई। ऐसे ऐसे लोग, जनता जिनको लगातार नकारती जा रही है, प्रधानी से लेकर के, सभासदी से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के, विधायकी से लेकर के, सारे के सारे चुनाव वो हारते जा रहे हैं। आरएलडी का प्रत्याशी लगातार चुनाव हारता जा रहा है। सब तो जाकर के श्याम सुंदर शर्मा के साथ हो गए थे, बसपा प्रत्याशी के साथ हो गए थे, पर जनता मेरे साथ थी। वो जनता ने परिणाम दिया कि 10 वोट से विजयश्री मिली, 10 वोट से उसको वोट कैंसिल की। वहां भी षड्यंत्र हुआ, कोई 2 बार काउंटिंग नहीं हुई है, एक ही बार काउंटिंग हुई। षड्यंत्र के तहत और राजनीतिक दबाव के तहत वहां से जितना भी घटनाक्रम हुआ वो करने की कोशिश की, पर योगी की सरकार रहते हुए, योगी जी की सरकार रहते हुए, प्रशासन की निष्पक्षता के कारण से जो परिणाम आया वो सबके सामने है, उसका हम स्वागत करते हैं। अंतिम सवाल मेरा मार्च से ही है। इस वक्त भाजपा से मार्च की विधानसभा सीट पर 2 प्रबल दावेदार हैं, एसके शर्मा और राजेश चौधरी। राजेश चौधरी अपनी दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता के मन में होती है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लोकसभा का चुनाव लड़ूं और कोई भी चुनाव लड़ूं, वो सबके मन में हो सकती है। निर्णय पार्टी को करना है। दावेदारी हम कर रहे हैं, ठीक बात है, दूसरा कोई कर रहा होगा, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है 2 ही हैं, और भी लोग हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जो राजनीति में काम कर रहा है तो कोई ना कोई महत्वाकांक्षा लेके ही आएगा ना जी। कोई केवल यहाँ ट्रस्ट चलाने तो आ नहीं रहा, कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि दूसरे के इसलिए आ रहा है। पर राजनीति में आकर के महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? चुनाव लड़ने की सबके मन में रहती है। अब पार्टी का जो निर्णय आएगा, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, वो हमारे सराखों पर केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 3 नंबर की पार्टी से 1 नंबर की पार्टी बनाना। माठ के अंदर कभी भी दूसरे नंबर पे भी नहीं आई भारतीय जनता पार्टी। मैं बता रहा हूं आपको अपनी कमजोरी क्या कारण रहा है। हम अपनी कमियां ढूंढ रहे हैं, उन कमियों को दूर करेंगे और तीसरे नंबर से नंबर 1 पे ला करके विजयश्री को भारतीय जनता पार्टी वरण करेगी। यही मेरा कहना है आपसे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट? उत्तर 300 पार, 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार सबके कल्याण के लिए दोबारा वो सेवा में समर्पित होंगे। ये बात मेरी आप ध्यान रखना। परिणाम आएगा, फिर दोबारा हम और आप मिलेंगे। धन्यवाद। समय साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश चौधरी, जो कि माठ विधानसभा क्षेत्र से इस बार वो
विधायक पद के उम्मीदवार की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये संगठन डिसाइड करता है, नेतृत्व डिसाइड करता है कि, लेकिन उनकी प्रबल दावेदारी है। उन्होंने कहा है कि इस बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही है। बातचीत में उन्होंने पूर्व मंत्री अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। अब देखना होगा कि माड विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होता है और उसके बाद माड का विधायक कौन बनता है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में राजेश चौधरी भी माड से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। न्यूज का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। 31 साल से माड की जनता एक व्यक्ति को चुनती चली आ रही है और परिणाम क्या है? शून्य। उनका कहना है कि जितना काम माड विधानसभा तहसील में हुआ है वो किसी तहसील में नहीं हुआ है। देखिए, वो झूठ की मशीन है और झूठ की दुकान चल रही जितनी चलनी थी। अंत समय राजनीतिक रूप से आप पिछली बार तो जैसे तैसे करके वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। मैं उस जीत को जीत नहीं मानता, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही थोड़ी बहुत, कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। 400 वोट से जीते हुए व्यक्ति को मैं जीता हुआ नहीं मानता। कि गठबंधन में अगर वहां पर 2 जाट कैंडिडेट आते हैं तो ऐसे में आपके लिए कितनी चुनौती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। आरएलडी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक जाति के ऊपर चलने वाली पार्टी है और ये सब एक होकर के केवल सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, इनके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी।